इस कहानी में एक बहुत जरूरी सबक छिपा हुआ है जो हर लड़कियों को सुनना बेहद जरूरी है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड बहला फुसलाकर उसे एक होटल में ले जाता है और चुपके से एक खुफिया कैमरे से उसकी गंदी वीडियो बना लेता है। उसके बाद इस कहानी का कितना दर्दनाक अंजाम होता है, उन दोनों की जिंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है, ये जानने के लिए दोस्तों कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही जबरदस्त कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी मोबाइल शॉप के बिल्कुल सामने एक ब्यूटी पार्लर खुला था जिसका नाम आइडियल ब्यूटी पार्लर था। मेरी शॉप हरियाणा के शहर अंबाला में थी। मेरी शादी को 5 साल गुजर चुके थे और मैं अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। मेरी शॉप के बिल्कुल साथ ही कपड़ों का बाजार था। लोगों की बहुत भीड़ जो रोजाना मेरी शॉप के आगे से गुजरती थी। यूं तो यहाँ ब्यूटी पार्लर खुलना कोई अजीब बात नहीं थी। असल हैरानी वाली बात तो वो ब्यूटी पार्लर की मलिका थी जिसके हुस्न पर मूसलाधार सावन बहारों के बादलों की तरह बरसता था। फिर उस पर क़यामत उसका फैशन ढाता था, जो मालूम होता था कि वो फैशन प्रोग्राम में मॉडलिंग करती हो और पूरे देश के डिज़ाइनर उसके घर आकर उसके नए नए कपड़ों के डिज़ाइनों का निरीक्षण करते हों। जिस जगह से गुजरती देखने वालों की आंखें हैरत से देखती रह जाती। कुछ मनचले लड़के सुबह उस हसीन मलिका की एक झलक देखने को बेचैन नजर आते और ब्यूटी पार्लर खोलने के इंतजार में रहते थे। उसमें ऐसी कशिश थी कि मैं भी उन लोगों में शामिल हो गया। काम करने की वो माहिर थी। कुछ दिनों में ही पार्लर चल पड़ा और खूब भीड़ रहने लगी। पार्लर मेरी दुकान के बिल्कुल सामने था, इसलिए कभी कभार दीदारे हुस्न नसीब हो जाता। जिस दिन मुझे उस मलिका का दीदारे हुस्न नसीब हो जाता, मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजर जाता। मैं जो कि हमेशा उसकी ताक में रहता, इसलिए मेरी नज़रें उससे कभी कभार 2-4 हो ही जाती थी। अब तो वो भी अक्सर मेरी शॉप पर आने लगी थी, कभी बैलेंस डलवाने के लिए और कभी नया मोबाइल लेने के लिए। वो खूबसूरत इतनी थी कि मेरा दिल चाहता था कि वो सारा दिन मेरे साथ गुजारे। उसे नए मोबाइल रखने का बहुत शौक था, इसलिए मार्केट में जो भी मोबाइल का नया मॉडल आता तो मैं उसके नंबर पर मैसेज कर देता। इसी बहाने से वो मेरी शॉप में आती और मैं उससे उसका पुराना मोबाइल लेकर उसे नया डब्बा पैक मोबाइल दे देता। जब वो पैसे देने लगती तो मैं लेने से इनकार कर देता। बस इसी बहाने से हमारी दोस्ती हो गई। उसका नाम सरिता था। मेरी रोजाना घंटों उसके साथ फ़ोन पर बातें होती। कुछ ही अरसे में हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल चली थी। अब तो वो अक्सर मेरे साथ घूमने भी जाती थी। वक्त ने हम दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया था। अब हम एक दूसरे की मोहब्बत के समंदर में गोते लगा रहे थे। मुझे तकलीफ उस वक्त होती जब एक आदमी उसके पास पार्लर में आता और देर तक पार्लर में मौजूद रहता। इस दौरान वो मुझे भी नज़रअंदाज कर देती और ग्राहक औरतों को इंतज़ार करने को कहा जाता। पार्लर एक घर की शक्ल में था। जब वो आदमी चला जाता तो वो इंतज़ार में बैठी औरतों को कहती, मेरे पति थे, हम घरेलू मसले पर बात कर रहे थे। एक दिन जब हम शहर के एक होटल में इकट्ठे खाना खा रहे थे तो मैंने अपने दिल की बात बाहर निकाली। खूब शिकवा किया, आखिर वो व्यक्ति कौन है? देखो सरिता, झूठ का सहारा नहीं चलेगा। इस बात का मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा पति नहीं है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है तो आपने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? सच सच बताओ, उसका क्या रिश्ता है आपके साथ? उसके आते ही तुम सब कुछ भूल जाती हो। उसने आखिर क्या जादू कर रखा है तुम पर? बताओ, वो कौन सी मजबूरी है जो तुम उस व्यक्ति को घंटों पार्लर में बैठा कर रखती हो? ये बातें मैंने क्या कही कि एकदम वो खामोश हो गई और वो ये बोली, हम 2 बहनें और एक भाई था। बाबा बचपन में ही ईश्वर को प्यारे हो गए थे। माँ ने मेहनत मजदूरी करके हमें पाला पोसा। मैं मैट्रिक तक ही पढ़ाई कर पाई। भाई लफंगे लड़कों का दोस्त बन गया, चरस की सिगरेट पीने लगा। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं था। नशा पूरा करने के लिए वो चोरी करने लगा। एक दफ़ा जमींदार के यहाँ चोरी करता पकड़ा गया। जमींदार ने पुलिस के हवाले कर दिया। छुड़ाने वाला कोई नहीं था। भाई को जेल हो गई। हम घर में अकेले रह गए। पेट 2 वक्त की रोटी मांगता है। इस नर्क को भरने के लिए मैं सहराए जिंदगी पर चल पड़ी।
इस नर्क जैसे पेट का ईंधन हासिल करने के लिए मैं एक दरिंदे के ऑफिस में पहुंची। उसने मेरा हुस्न और जवानी देखकर फौरन मुझे अपने ऑफिस में नौकरी दे दी। ऑफिस में मेरा काम उस दरिंदे आदमी की ख्वाहिश को पूरा करना था। बदले में हमारे घर का चूल्हा जलने लगा। मैं गरीब लड़की से खूबसूरत और अमीर लड़की बन गई, बल्कि लड़की से औरत में बदल गई। मुझे बोलने का तरीका आ गया। रुपया पैसा इंसान की बहुत सी कमजोरियों पर पर्दा डाल देता है। अब मैं भी एक अच्छी औरत बन गई। गुर्बत के सफ़र में रास्ते के दौरान उसने मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाया। अब मैं उससे जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि अब वो मुझे अपने दोस्तों के साथ भी मिलवाने लगा था। वो अपने बिजनेस डील को कामयाब करने के लिए मेरा गलत इस्तेमाल करता था। इस दौरान मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीख लिया। गंदे कामों से मुझे नफरत हो गई। इस व्यक्ति से जान छुड़ाने के लिए मैं आपके छोटे से शहर में आ गई। उसने यहाँ भी मुझे ढूंढ लिया। अब भी पुराना कर्ज चुकाना पड़ता है। उसने मुझे लालच दे रखा है कि पार्लर वाली दुकान खरीद कर देगा। यूं उस आदमी ने मुझे अपने चंगुल में फंसा रखा है। आपसे गुजारिश है, इस आदमी से मेरी जान छुड़ा दो, तो आपकी सदा गुलाम बनकर रहूंगी। सरिता की दास्तान सुनकर मुझे भी तकलीफ हुई। मैंने वादा किया कि यह आदमी तुम्हारे साये के करीब भी नहीं आएगा। मैं ब्यूटी पार्लर के आसपास रहने वाले कई आदमियों को जानता था, जिसकी अच्छी सांठ गांठ थी। उसके अलावा मेरा अपना शहर था। पूरा शहर मुझे जानता था। अब मैं उसके आने के इंतज़ार में हूँ। आखिर एक दिन वो आ ही गया। एक अखबार वाला और बाजार से कुछ आदमी लेकर मैं पार्लर पहुँच गया। उसके आने का मकसद पूछा। उसके बताने से पहले ही सरिता रोने लगी और पूरा मामला उसने कह डाला। ये सुनना था कि वो व्यक्ति बहुत डर गया और हमारी मिन्नत समाजत करने लगा। पांव पकड़कर माफिया मांगने लगा और आइंदा कभी इस शहर में ना आने की कस्में खाने लगा। इस बार मुझे माफ़ कर दो। यूं उसकी जान बची। अगले दिन सरिता पार्लर खोलने के बजाय मेरी शॉप में आ गई। कुर्सी पर बैठने की बजाय मेरे पाँव में बैठ गई और रोने लगी। मेरा धन्यवाद करने लगी। मोहित, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब मैं सारी जिंदगी तुम्हारी बनकर रहूंगी। यूं एक दफ़ा फिर हम प्यार की राहों पर चल पड़े। वक्त ने दोनों को एक दूसरे के करीब कर दिया और वो बाकायदा पार्लर आने लगी। रोज़ हमारी दिवाली होती और मैं जहाँ बुलाता, दिन हो या रात, वो वहाँ आ जाती। अक्सर हमारी रातें शहर के होटलों में गुजरने लगी। खुशियों की नगरी में आबाद हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि काली नज़र ने पीछा करना शुरू कर दिया। खुशियों को किसी की नज़र लग गई। परेशानियों को हमारे मोहल्ले का पता चल गया। हमारी हसीन रातों को ग्रहण ने आ घेरा। बाजार में एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, जिसका मालिक रोजाना आते जाते उसे देखता। लखपति आदमी था। एक दिन उसने जुर्रत करके सुबह शाम आने के लिए उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी, जो उसने स्वीकार कर ली। वो उसको पार्लर से थोड़ा दूर छोड़कर चला गया। शाम को लेने भी आया। फिर तो वो रोजाना उसी के साथ गाड़ी पर आती जाती। अब तो उसने मुझ पर भी तवज्जो देना कम कर दी। मेरे एहसान को भी भूलने लगी। अब तो पार्लर भी अक्सर बंद रहता। पूछने पर पता चलता कि शहर से बाहर अपने प्यारों के यहाँ गई हुई है। जब मैंने तहकीकात की तो पता चला कि वो उस गाड़ी वाले के साथ चंडीगढ़ और पटियाला शहर सैर को जाती है। चंडीगढ़ से खरीदारी करती। अब तो उसकी 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में था। मुझ पर एहसान करके कभी कभार वो मुझे फ़ोन कर लेती। एक वो वक्त था कि सुबह पार्लर आती और शाम को जाते वक्त वो मुझे गुड बाय करके जाती। अब हफ्तों बाद ही मुलाकात हो पाती, वो भी बहुत मुश्किल से। अब उसके रखरखाव में रानियों वाली अदाएं आ चुकी थी। यह हालात मेरी बर्दाश्त से बाहर थे। उसकी मोहब्बत की तो बहुत दूर की बात थी। अब तो मैं उसकी शक्ल देखने को भी तरसता था। मैंने भी अब उससे इंतकाम लेने की ठान ली थी। उसकी राहों में मैं अपनी आंखें बिछाने लगा। वो मुझसे नजरें चुराती, मैं उतना ही दीवानगी के लिए तड़पता। पूरा हफ्ता मैं उसकी आवभगत में लगा रहा। आखिरकार एक दिन मैं उसको मसूरी ले जाने के लिए कामयाब हो गया। मसूरी में मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त रहता था, जिसे मैंने कहा कि वो किसी होटल में कमरे का इंतज़ाम कर दे। हम पति पत्नी को मसूरी आना है और वहाँ वादियों में घूमना है।
मेरा प्रोग्राम वहाँ होटलों में ये था कि सरिता के साथ अपने जिस्म की हवस मिटाऊंगा। मैंने एक ऑटोमेटिक कैमरे का इंतज़ाम किया कि उसकी फिल्में बनाऊंगा और ब्लैकमेल करके सरिता को हमेशा के लिए अपनी हवस का निशाना बनाता रहूंगा। इस प्रोग्राम के बारे में मैंने अपने दोस्त को भी न बताया। सरिता को किसी तरह घूंघट कराने पर राजी किया। उसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी गैर आदमी की नज़र पड़े, और हाँ, जब तक मैं न कहूँ तब तक घूंघट मत खोलना। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। खैर, हम 10 बजे अंबाला शहर से निकले और तकरीबन 4 बजे मसूरी पहुँचे, और वहीं अड्डे पर मेरा दोस्त खड़ा था। रिक्शा लिया और एक होटल में चले गए जहाँ कमरा पहले ही बुक था। मैंने कैमरे को कमरे में एक खुफिया जगह छिपा दिया। पहले तो वो इनकार करती रही, मगर फिर मेरे बहुत कहने पर उसने अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दिया और फिर हम इस दुनिया से बेखबर हो गए। फिर 7 बजे मैंने अपने दोस्त को बुलाया और वो हमें अड्डे तक छोड़ गया, और यूं हम फिर वापस अपने घर यानी अंबाला शहर को रवाना हो गए। रास्ते में मैंने उसे उस फिल्म के बारे में बताया और कहा कि तुम परेशान ना होना, मैं इसको देखकर डिलीट कर दूंगा, कैमरा मेरा अपना ही है। ये सुनकर वक्ती तौर पर सरिता का रंग पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और हम बातों में बिजी हो गए। अब उसने अपना पैंतरा बदला। मोहित, मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। मैं दिलो जान से तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कभी आपसे अपनी कोई चीज़ नहीं छुपाई। जो तुम तस्वीर और फिल्में बना रहे हो, आखिर तुम्हें इन तस्वीर का क्या करना है? फिर वो मुझे कहने लगी कि आपको एक बात बताऊं कि आपका दोस्त मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देखता रहा है। आप जो उसके साथ नीचे होटल में गए तो आपको उधर बैठाकर वो मुझसे प्यार भरी बातें करता रहा, आपकी बहुत सी बुराइयां की, और ये भी बताया कि होटल का किराया और रिक्शे का किराया भी उसने ही दिया है, और ये भी कहा कि जो आदमी होटल और रिक्शे का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकता वो आपको कैसे खुश रखेगा। मैं यहाँ एक बैंक का मैनेजर हूँ। तुम मुझसे दोस्ती कर लो तो तुम्हें फूलों की तरह महकाए रखूँगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। उसने मेरा हाथ छूने की भी कोशिश की, मगर मैंने मुश्किल से अपना हाथ छुड़ा लिया। सरिता, जो कुछ तुमने बताया है, क्या ये वाकई सच है? मोहित, बिल्कुल सच है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी मैं टेंशन में हूँ, बाद में आपको सुनाऊंगी। ये सुनना था कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं चाहता था कि मैं अभी मसूरी वापस जाकर अपने दोस्त की जान ले लूं या फिर खुद मर जाऊं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू किया। फिर बड़े ठंडे मिजाज से उसको फ़ोन किया, खूब उसकी बेइज्जती की। मैंने कहा कि तुमने मुझे इसलिए मसूरी बुलाया था कि तुम मेरी पत्नी से मोहब्बत का इजहार करो। क्या तुम अब दोस्त कहने के काबिल हो? मेरी पत्नी की इज्जत से खेलना चाहते थे। तुम्हारी सारी करतूतों और जज्बातों का इजहार इसने मोबाइल के जरिए रिकॉर्ड कर लिया है। तुम इतने घटिया इंसान हो, ये मेरे दिलो दिमाग में भी न था। मैं तो तुम्हें भाइयों की तरह प्यारा समझता था। कितनी बार मेरे घर आए, मैंने सभी घरवालों से भाई की हैसियत से तुम्हारा परिचय करवाया। मैंने तुम पर एतबार करके बहुत बड़ी भूल की। थू तेरी दोस्ती पर। आइंदा खबरदार जो मुझे फ़ोन करके बुलाया या मेरे घर आए, मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये शब्द सुनने थे कि राजीव हैरान व परेशान हो गया। वो तो शर्म से डूब मरने लगा। राजीव ने कहा, मैंने सरिता से ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, इससे बड़ा तो कोई और सबूत नहीं हो सकता ना। मैं रविवार को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सब घर वालों के सामने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाना। अगर रिकॉर्डिंग में ये सब कुछ हो तो मैं सज़ा का हकदार रहूँगा। अगर तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग ना हुई तो फिर मैं तुम्हारे सारे घर वालों को बता दूंगा कि तुम रविवार के दिन मसूरी होटल में क्या गुल खिला रहे थे। ये सुनना था कि मेरे तो होश उड़ गए। अगर मेरे दोस्त ने यहाँ पर सब कुछ बता दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी पत्नी सुनेगी तो क्या कहेगी? यकीनन मेरा तो घर उजड़ जाएगा। मैंने फौरन अपने दोस्त राजीव को फ़ोन किया, अपनी बातों की माफ़ी मांगी। मैंने सरिता से रिकॉर्डिंग मांगी, मगर वो साफ मुकर गई। बोली, तुमने मुझे बर्बाद किया है, मेरी फिल्में बनाई है। मैंने जोश के बजाय होश से काम लिया था। अब मैंने तुम्हारी बर्बादी का इंतज़ाम कर लिया है। तुम्हारे घर जवान खूबसूरत पत्नी थी, तुम्हारे 2 मासूम बेटे थे, और तुमको उन पर जरा भी तरस ना आया।
आखिर मैं भी किसी की बेटी हूं, मेरा भी भाई है। अगर मेरे घर वाले तुम्हारी करतूत सुनेंगे तो वो मुझे किस नजरों से देखेंगे? तुम इश्क में किस हद तक गिर गए हो? क्या पूरे संसार को अपने जैसा समझते हो? अपना घर उजड़ने लगा है तो परेशान हो गए? मर्द बनो और हालात का मुकाबला करो। ये जवाब सुनकर ना मैं जी सकता था और ना मर सकता था। राजीव की बड़ी मिन्नत की कि तुम मेरे घर मत आना, मेरा घर उजड़ जाएगा, मैं समाज में बदनाम हो जाऊंगा। लेकिन राजीव ने कहा, मोहित इसका जवाब तुम दो कि तुमने भाई जैसे रिश्ते पर तोहमत क्यों लगाई। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं वहां हर हाल में आऊंगा। अगर मुझ पर एक मामूली सा जुर्म भी साबित हो जाए तो मुझे वहीं मार देना। बहरहाल मेरी लाख मिन्नत समाजत के बावजूद राजीव हमारे घर आ गया। सब घर वालों की मौजूदगी में मसूरी में गुजरे एक एक लम्हे की सारी दास्तान सुना दी। फिर राजीव ने कहा कि अब मुझे वो रिकॉर्डिंग सुनाओ। रिकॉर्डिंग होती तो मैं सुनाता ना। राजीव रात को भी न ठहरा, मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ कर चला गया। मेरे घर वालों ने क्या सलूक किया ये मैं ही जानता हूँ। मेरे बाबा का रो रो कर बुरा हाल था, वो तो मुझे मारने पर उतर गए। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मिन्नत समाजत करके उनको ठंडा किया। अगले दिन मेरी पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर मायके चली गई। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की कि आइंदा हर किस्म के पापों से प्रायश्चित करूंगा, मगर वो टस से मस ना हुई और चली गई। फिर मैंने सोचा कि इस बारे में सरिता से बात करता हूँ। अगर वो मेरे घर आकर झूठी गवाही दे दे कि हमारा कोई चक्कर नहीं है, मेरे दोस्त ने सब झूठ बोला है, तो मेरा घर टूटने से बच जाएगा। मगर अगले दिन मैं जब शॉप पर गया तो मुझे पता चला कि सरिता भी वो पार्लर छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली गई है और उसका नंबर भी बंद था। मायके जाते ही मेरी पत्नी ने अदालत जाकर तलाक का दावा कर दिया। मुझे आज नोटिस मिला है और मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि मैं क्या करूं। कुछ दिनों में ही अदालत के जरिए हमारी तलाक हो गई और मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। आज मैं अकेला तनहा जिंदगी गुजार रहा हूं। मेरे घर वाले भी मुझे अच्छा नहीं समझते, पर शायद ये सब मेरी करनी की सजा है जो मुझे भुगतनी पड़ेगी। आज मैं रो रो कर भगवान से अपने पापों की माफ़ी मांगता हूँ। भगवान मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।